Hello friends, I welcome you all in my today's video lecture series. My name is Dr. Anita Yadav and I hope you all are doing well in this pandemic situation. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ लॉ स्टूडेंट। क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर लॉ स्टूडेंट्स की। लॉ करने के बाद आप सब बहुत से लोग चाहते होंगे कि हम जुडिशियल ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने, पीएसयूज़ में जाना चाहते होंगे, बहुत से लोग एकेडमिशियन बनना चाहते होंगे, बहुत से लोग रिसर्चर बनना चाहते होंगे। There's a lot of opportunities are available in the law field. But now the next question comes, what are the strategy one should adopt to crack all this competitive exam? And that's what I thought, why not to make some videos to discuss certain common strategies, certain effective strategy to crack this competitive examination. तो फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बातें करूँगी, जिसमें मैं आपसे अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए यूज़फुल हो। मैंने आपके लिए एक पीपीटी बनाई है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शेयर माय पीपीटी एंड आई विल शो यू। So I hope you can see my PPT. So today I will be focusing on two career opportunities in the law field. The first one you can see on your screen, PSUs, जिसमें मैं बात करूंगी कि आप कैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो लीगल ऑफिसर की पोस्ट होती है, जैसा कि यहाँ पे आप कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गई, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होगी। आप कैसे जो है इन सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लीगल ऑफिसर्स की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम्स हैं, हाउ टू क्रैक दोज एग्जाम। दूसरा मैं जो आज फोकस करने वाली हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कि कैसे आप एकेडमिशियन बने, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायर टू बिकम एन एकेडमिशियन, कौन से एग्जाम्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है क्रैक करने के लिए, क्रैक करने के लिए एग्जाम टू बिकम एन एकेडमिशियन। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपसे कुछ सिलेबस डिस्कस करूँ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। देयर आर सर्टेन कॉमन पॉइंट्स और देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो यूजफुल हो सकती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आता है वो है सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ you, please go through the syllabus in a detail of any competitive exam which you wanted to prepare for it. And I again repeat it, please read this syllabus as many times possible so that you can understand the syllabus very well. Because to understanding the syllabus is a very important point to crack any competitive exam. तो आप पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझिए, उसको बार बार पढ़िए जितनी बार पॉसिबल हो सके, ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या क्या सिलेबस और क्या क्या पोर्शन ऑफ लॉ कवर करना है। दूसरा जो पॉइंट है, राइट टाइम टू स्टार्ट। अक्सर मुझसे विद्यार्थी और स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम राइट टाइम टू स्टार्ट क्या है, क्या मुझे 6 महीने पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या 1 साल पहले इसे प्लानिंग करनी चाहिए। सो फ्रेंड, जो जनरली मैं इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, द फर्स्ट थिंग आई आस्क देम, प्लीज नो योर कैपेसिटी। हर एक विद्यार्थी की अपनी कैपेसिटी अलग होती है। किसी को 1 घंटे में याद होता है, किसी को 2 घंटे में याद होता है, किसी को आधे घंटे में याद होता है। तो जो मेरे लिए राइट टाइम टू स्टार्ट था, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी स्कोर, प्रिपेयरिंग फॉर एकेडमिशियन, दैट डिपेंड्स ऑन माय कैपेसिटी। सो दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कैपेसिटी क्या है, वो आप ही अच्छे से जान सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट की बात है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग जो है लॉ करते हुए ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट, तो उनको अपना टाइम भी मैनेज करना है, उनको अपनी क्लासेस के लिए भी टाइम रखना है, जो रेगुलर क्लासेस है। अपार्ट फ्रॉम that they have to also focus on the competitive examination. So time management is a very important thing, and that you can
यू कैन मेक अ टाइम टेबल, यू कैन मेक अ चार्ट कि आप कितना घंटा जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं, बिकॉज यू कांट कंप्लीटली इग्नोर योर रेगुलर क्लासेस ऑल्सो, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. And the next topic is prioritizing your topic. It is a very important thing for preparing any competitive examination. So please prioritize your topic. और जब मैं बात करती हूँ प्रायोरिटाइजिंग ऑफ टॉपिक, इसका मतलब ये है कि आप पहले उन टॉपिक को हटा ले जिस पे आपको अच्छी कमांड है, ऑन विच यू हैव अ गुड कमांड, and then you separate those topics on which you have little bit knowledge but not in good command, and the third category you separate those topics in which you do not have any idea, no clue about that. So please prioritize the topic कि जिस पे आपको कमांड नहीं है, जिस पे आपको नॉलेज नहीं है, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दोज टॉपिक. उसके बाद ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप कैसे जो है जाना, कैसे आप कौन से टॉपिक को, पहले आप उन टॉपिक को कवर करना चाहते हैं जिसमें आपको कमांड नहीं है, या पहले आप उन टॉपिक को पढ़ के बिल्कुल कंप्लीट कर देना चाहते हैं जिस पे आपको कमांड है. दैट डिपेंड्स ऑन वन चॉइस. बट मेरा यहाँ पे जो फोकस है वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले टॉपिक्स को अलग करें इस प्रायोरिटी के बेसिस पे, and then you start the preparation. And apart from that, solving the previous year question paper is a very important to crack any competitive examination, my dear friends. So make sure you get hold of all previous year question paper. जो भी आप competitive examination की तैयारी करना चाहते हैं, आप उसको solve कीजिए and then check the answer, and that will very much help you to understand कि आपकी preparation क्या है. And of course, give little break during your study because we all are human being. हम बहुत लंबे समय तक कंसंट्रेट होकर नहीं बैठ सकते. अगर बैठ सकते तो अच्छी बात है, बट स्टिल आई विल advise you to give some little break after 40 minutes, after 1 hour. Give the break of 10 and 15 minutes. And of course, the most important point is that to eliminate the distracting factor. So आजकल का जो डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है जो मुझे लगता है वो मोबाइल फोन है. तो मेक श्योर आप अपना मोबाइल फोन जो है किसी दूसरे कमरे में रख दें, फ्लाइट मोड पे डाल दें या फिर साइलेंट मोड पे डाल दें. तो जो भी आपका डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है उसको आप दूर करें, सो यू कैन कम्प्लीटली फोकस ऑन द टॉपिक विच यू आर ट्राइंग टू स्टडी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दीज ऑल आर सर्टेन कॉमन पॉइंट्स और द स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग एनी एग्जामिनेशन. अब मैं बात करूंगी कि कैसे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अपने यहाँ लीगल ऑफिसर्स को लेती हैं और उसके लिए क्या एग्जाम्स हैं, क्या सिलेबस है और उसको तैयारी हम कैसे कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के नाम लिखे हैं जो कि मोस्टली जो है क्लैट पीजी स्कोर पे बेस्ड पे जो है सिलेक्शन करते हैं, विच इज कॉल्ड कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट फॉर पीजी. सो ये भी जरूरी है कि आपका करंट ईयर का क्लैट एलएलएम स्कोर ही रिक्वायर होगा फॉर सिलेक्शन पीएसयू. अगर मान लीजिए आपने अभी एलएलएम क्लैट जो है क्रैक किया और आप 2-3 साल के बाद अप्लाई करना चाहते हो उसके स्कोर के बेस पे किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. So only current year CLAT PG course will be applicable for the selection process to all these PSUs. अब चूंकि CLAT का एग्जाम क्लियर करना जरूरी है इन PSU में सिलेक्शन लाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम CLAT एग्जाम को अच्छे से समझ ले, पहले क्या सिलेबस है. और दूसरी बात, CLAT PG score is also important to get the admission in LLM courses in any of the NLUs. और मैं चाहती हूँ कि आप CLAT PG में अच्छा स्कोर करें ताकि आपके ज़्यादा चांसेस हो इन PSUs में सेलेक्ट होने के. और अगर आपका LLM का गोल है तो ऑफ कोर्स you can get through the prestigious National Law University like National Law School of Indian University, Bangalore, NALSA, NUJS. So it depends upon one choice or depends upon one target. So अब पीजी क्लैट की बात करें तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम 150 मार्क्स का होता है. तो पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको 2 घंटे समय मिलेगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन. सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे जिनमें जो कि 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे और इसमें वर्ड लिमिट भी प्रेस्क्राइब्ड है 800 वर्ड्स. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने जितना मन चाहा 5, 6, 7 पेज का लिख लिया. वैसे इतना टाइम भी नहीं रहेगा,
Or most important, there is a negative marking as well. So make sure if you are not sure about the answer, do not attempt it. Otherwise, you will lose the mark. So अभी जो रिवाइज डेट आई है पीजी क्लैट की वो 13 जून है 2021। तो अब समय थोड़ा सा कम बचा है, लेकिन फिर भी अगर हम बहुत फोकस होकर स्टडी करें, स्टिल वी कैन कवर इट एंड वी कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन पीजी क्लैट। तो अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस की कि डिटेल सिलेबस है क्या क्लैट पीजी का। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे ज्यादा फोकस है, इसके अलावा अदर एरियाज ऑफ लॉ है जिसमें आपका जूरिस्प्रूडेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ एंड लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉस। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं डेफिनेटली यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड ड्यूरिंग योर एलएलबी टाइम। आपने अपने एलएलबी के कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे। यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे पीजी क्लैट क्रैक किया था एंड आई गॉट थ्रू द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर विच वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी थी इन सारे सब्जेक्ट को तैयार करने की, पहला तो ये कि मुझे अपने आई डिड माय 5 ईयर एलएलबी कोर्स। ये बताना ज़रूरी है कि मैंने कब क्लैट के बारे में सोचना स्टार्ट किया। Of course, when I was in my 4th year, I decided to do the LLM. And in 4th year, I was well acquainted with the syllabus of the CLAT. और मैंने सिलेबस जो था क्लैट का वो ध्यान में रखते हुए इन सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अपने एलएलबी के समय पढ़ा था, उनके नोट्स बनाए थे और ऑल दोस नोट्स वर वेरी यूजफुल टू क्रैक दिस क्लैट एग्जामिनेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सारे सब्जेक्ट वैसे भी एलएलबी में पढ़ाए जाते हैं, तो आप इसको ढंग से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, आपको कहीं पे भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। And trust me, you don't need any coaching also for PG CLAT if you are have attended all your LLB classes regularly, have taken your notes of all these subjects. You no need to spend the money on the coachings. So because this is a strategy worked out for me, so I hope it can also work out for you as well. So please focus in your class lectures, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट फोकस इज गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कोई भी बेसिक बुक जो आपके यहाँ पढ़ाई जाती है आप उसको ढंग से पढ़िए, हो सके तो लेटेस्ट जजमेंट जितना हो सके आप पढ़िए। और लेटेस्ट जजमेंट के लिए आजकल तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। आप लाइव लॉ देख लीजिए जिसमें आपको लेटेस्ट लीगल चीजें पता चलती रहती है। एसएससी ऑनलाइन जजमेंट्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको जजमेंट्स पता चलते रहते हैं। इसके अलावा बार एंड बेंच की वेबसाइट भी फॉलो करते रहिए जिसमें आपको लीगल अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, नए नए केसेस क्या आ रहे हैं, नए नए जजमेंट्स क्या आ रहे हैं, वो भी पता चलते रहते हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो अभी क्लैट का क्वेश्चन पेपर है मोस्टली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई नया केस आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुट्टा स्वामी का केस है, उस पे आपको फैक्ट्स बना के दे दिए और उस पैसेज के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू ऑल शुड बी अपडेटेड अबाउट द न्यू केसेस, द करंट केसेस। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को इसमें अपडेट करें। अब मैं आती हूँ दो ऐसे जो लॉ और कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बेस्ड होंगे। इसके लिए मैंने जो आपको वेबसाइट बताई है, लाइव लॉ हो गया, बेंच एंड बार हो गया, इसके अलावा आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू प्लीज रीड द हिंदू का एडिटोरियल पेज, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन में मेरे समय में भी मुझे ऐसे लिखना पड़ा था एंड आई वाज वेरी रेगुलर रीडर ऑफ द हिंदू एडिटोरियल पेज। और अच्छे से पढ़िए, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, मैं उसे अच्छे से पढ़ती थी एडिटोरियल पेज को, क्योंकि मोस्टली लॉ से रिलेटेड न्यूज आती ही रहती हैं एडिटोरियल पेज में द हिंदू में, और बहुत अच्छे से लिखी जाती हैं क्योंकि मोस्टली जो एडिटोरियल पेज में कंट्रीब्यूट करता है वो बहुत एक्सपर्ट होता है उस एरिया में। So please, read it carefully so you can get acquainted with the contemporary issue and lot of idea you can get it. So मेरे लिए reading the Hindu editorial page was very useful to writing this essay. I hope it can also work out for you. So this is a strategy I wanted to share with all of you to crack the PG CLAT. एंड नाउ आई एम कमिंग टू कैरियर इन द एकेडमिक्स। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एकेडमिक्स में कैरियर बनाना चाहते होंगे, जो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनना चाहते होंगे और कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना चाह रहे होंगे
और यहाँ पे मैं जो है आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि कैसे क्या-क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप जो है तैयारी करके किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है क्या? So to become a assistant professor in university or colleges, the minimum eligibility is that first you should have LLM degree. तो LLM की डिग्री होना ज़रूरी है, उसमें भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अ, और जहाँ पे सीजीपीए है उसके अकॉर्डिंगली 55% मार्क होने चाहिए। और बाकी जो है 5% रिलैक्सेशन है इफ द पर्सन बिलोंग फ्रॉम एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग कैंडिडेट। Apart from that, a person should have a net in law. लेकिन अभी जो है यूजीसी रेगुलेशन 2018 आया और उसमें कुछ चेंजेस किए गए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। और जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, उसमें जो चेंज किया गया है, उसमें जो सबसे बड़ा चेंज है, वो ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी हो गई है। और कब से मैंडेटरी हुई है? इसमें लिखा है 1 जुलाई 2021. So PhD degree will be mandatory for a direct recruitment to the assistant professor in universities with the effect from 1 जुलाई 2021. अब 1 जुलाई ज़्यादा दूर तो है नहीं, हम अभी टुडे इज़ द 3rd में। So from 1st July 2021 onwards, it is a mandatory that you should have a LLM degree with at least 55% marks, and also you should have a PhD degree to become an assistant professor in university. लेकिन अभी भी कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। वहाँ पे अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है और आपके पास नेट है लॉ में, सो यू कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द कॉलेजेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है, अगर पीएचडी डिग्री है तो वेरी गुड, और अगर पीएचडी डिग्री नहीं है तो आपकी मास्टर डिग्री विथ नेट विल वर्क फॉर द कॉलेजेस रिक्रूटमेंट। अब मैं आती हूँ कि हाउ टू क्रैक द नेट एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत से मेरे जूनियर हैं जो पूछते हैं कि मैंने कई बार नेट लिखा बट आई कुड नॉट गेट थ्रू। सो यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस माई स्ट्रैटेजी बिकॉज आई हैव क्लियर द नेट इन लॉ 2 टाइम्स, और मैंने ह्यूमन राइट्स में भी नेट क्लियर किया है, उसमें मेरा 11 भी क्लियर हुआ था। So let me discuss, what kind of strategy I have adopted to clear this examinations. तो हम जब यूजीसी नेट लॉ की बात करें तो ऑफ कोर्स एज आई इन अ बिगिनिंग आई फोकस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर हम यूजीसी नेट लॉ की बात करें तो अब इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। मेरे समय में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 था, बट एनीवेज इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सो पेपर 1 और पेपर 2 है, और जो पेपर 1 है वो जनरल पेपर होता है सभी के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं विच फोकस्ड ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि 50 एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो ये जो फर्स्ट पेपर होता है वो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड होता है, तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो टीचिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड होंगे, रिसर्च मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको पेपर 1 के लिए ये एडवाइस करूंगी, आप पेपर 1 पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जो पेपर 2 है वो लॉ पेपर होता है, और जनरली लॉ पेपर पे हमारी कमांड होती ही है, बिकॉज हम उसमें एलएलबी कर चुके हैं, एलएलएम कर चुके हैं, तो एटलीस्ट लॉ में हमारा आप सभी लोगों का अच्छा पकड़ होता ही होता है। अब हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो जो पेपर 1 है आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें पेपर 1 की, और मेक श्योर कि उस बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हो। मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए ट्रू मैन की बुक ली थी, अमेज़न से ऑर्डर की थी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी थे, और बाकी जो है दैट हैज़ रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पेपर 1। और अगर आप इसके लिए चाहें पेपर 1 के लिए, तो यू कैन टेक द कोचिंग। अगर आपको रीजनिंग आपकी अच्छी नहीं है और आप सीखना चाहते हैं, तो यू कैन टेक एनी कोचिंग जहाँ पे आपको रीजनिंग सिखाई जाए। मेरे केस में मैंने क्या किया था, आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग, क्योंकि मेरी रीजनिंग ठीक-ठाक थी, और मैंने जो है बुक से ही मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ जाता था, क्योंकि रीजनिंग में आपको थोड़े-से लॉजिक समझना होता है, दैट्स इट।
और आजकल तो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज ही इतने ज़्यादा हैं, तो ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं कि आपको लेना ही लेना है पेपर 1 के लिए कोचिंग। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, मुझे रीज़निंग खुद से नहीं समझ में आ रहा है, इट इज़ फाइन, यू कैन टेक द द कोचिंग फॉर द पेपर 1। पेपर 2 की बात करें तो उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मैंने सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी, मैंने ये सारे सब्जेक्ट बड़े ढंग से अपने एलएलबी में पढ़े थे, सबके नोट्स लिए थे और ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व किए थे टू अंडरस्टैंड कि जूरिस्प्रूडेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब आप 3-4 प्रीवियस ईयर को पिछले साल के 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको अपने आप कमांड आ जाएगा कि जूरिस्प्रूडेंस में इस एरिया पे ज़्यादा फोकस्ड है। और वैसे भी आप यूजीसी की वेबसाइट पे चले जाएँगे तो डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी स्ट्रैटेजी आपको बेनिफिट करेंगी जब भी आप इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। सो विद दिस आई विल एंड माय लेक्चर हियर। आई होप you have enjoyed listening to me and please take care, stay safe.